उसको जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लिया। लेकिन हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी गड़बड़ें हैं कि जिनसे हम आजाद नहीं हो पाते खुद भी, और ना हम दूसरों की जिंदगी में ये देखते कि कौन सी चीजें हैं जो उनको गुलाम बनाए हुए हैं। मैं नौजवानों के बारे में एक बात कहता हूं और सोचता हूं, आप लोग, you guys are full of enthusiasm and energy, full of inner strength, full of aspirations, full of dreams, full of ambitions, full of optimism, and you do have an element of inspiration, a self-motivation, an idealism, which slowly fades away, but that is there. लेकिन हम कई बार उसको पकड़ के नहीं रख सकते, अपने अंदर की उस ताकत को पहचानते भी नहीं, पकड़ के भी नहीं रख सकते। और वो सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में कहीं किसी की। आपके अंदर गुस्सा आता है, कई बार माँ बाप कहते हैं, परिवार के लोग कहते हैं कि गुस्सा थूक दो, गुस्सा बुरी चीज है। मेरे साथ एक मजाक हुआ पिछले साल, एक कार्यक्रम जो टैग टॉक होती है बड़ी भारी, उसमें दलाई लामा जी का एक बढ़िया वक्तव्य हुआ कि एंगर को, हाउ टू कॉन्कर योर एंगर, कैसे आप गुस्से पर नियंत्रण रखें, उसको जीत लें। और मेरा उसके बाद अचानक टेड टॉक था, मुझे पता नहीं कि उससे पहले उनकी ये बात दिखाई गई ना, और मेरा आया नंबर, तो मैंने कहा, मेरा भाषण था कि हाउ टू यूज योर एंगर। थोड़ी अटपटी बात है ना, इसलिए मैं नौजवानों के लिए कहता हूं कि व्हाट इज यूथ? Those who can dare to question the established answers, and those who can answer the established questions, they are youth. IIT मुंबई के कन्वोकेशन में मैं डिग्रियां बांट रहा था, मैंने वहां नौजवानों से कहा, you dare to question if your parents, if your system, if your environment is not allowing you to get married with a girl or otherwise a boy who does not belong to your caste. तो लोग तालियां बजाए, और बाद में मेरे पास मेल पे मेल आने लगे, कैलाश जी हमारे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, मदद करो हमारी गर्लफ्रेंड तो दूसरी बिरादरी की है, हमारे बॉयफ्रेंड तो दलित है, मैं ब्राह्मण हूं, कैसे होगी शादी? तो but we have to dare to question those conventional answers, because the journey which begins with answer is not a journey, actually it's a full stop. When you begin with full stop, then it's synonymous to death. But when you started questioning around you, then your journey begins, and that journey leads to the truth. वो हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं जब 5-5.5 साल का था और पहली बार स्कूल गया, तो मैंने अपने स्कूल के बाहर मेरी ही उम्र के एक बच्चे को जूता काटते हुए, पॉलिश करते हुए देखा, और मेरे मन में सवाल आया कि मैं इतने सज धज के नए कपड़े, नए जूते पहन के स्कूल जा रहा हूं, और ये बच्चा मेरे जूतों की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है कि शायद मैं उसको कोई काम दूंगा। मेरे मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों है? Why? If your journey does not begin with why, my whole life journey, the first day of my schooling begins with that why the child is sitting outside and not the rest of the children in the classroom. But I did not kill my question inside. Somehow I dared to ask this question to my teacher. And my teacher tried to reply me that, look, it's very, very common.
गरीब के बच्चे हैं, काम करते हैं। मेरे घर के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, सब ने यही बात कही, गरीब के बच्चे हैं, काम करते हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो गरीब के बच्चे हैं क्यों, और वो गरीबी है क्या चीज। मेरा परिवार कोई अमीर परिवार नहीं था, लेकिन हम गरीब भी नहीं कहे जाते। एक दिन मैंने हिम्मत करके उस बेटे के पिता से, जो उस दिन वहां बगल में मौजूद था, पूछा ये सवाल कि बाबूजी, आप अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजते? उन सज्जन ने जवाब दिया, साहब हम तो इसी काम के लिए पैदा होते हैं, हमारे तो बाप दादे भी यही करते थे। And my question was that why some children are born to work at the cost of their childhood and freedom? My question was that why these children are not attending the school? Is it their fault, or the fault is somewhere else? Those who are victims of some social evil, victims of crime, is it their fault? हमारे समाज में आज भी हमारी बेटियां, अगर उनके साथ कोई बुरा हो जाए, समाज के ज्यादातर लोग कहते हैं कि इसी की गलती होगी। लड़के किसी तरह के कपड़े पहनेंगे, किसी तरह घूमेंगे, किसी तरह जिंदगी जिएंगे, कितनी ही देर रात को लौटेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डांट पड़ती है, थोड़ा बहुत पूछताछ होती है, लेकिन लड़कियों के साथ तो ये नहीं होता। लड़कियों का मामला तो उनके चरित्र के साथ जोड़ा जाता है। ये सारी चीजें क्यों हैं? Those who are victims of a problem, of an evil, they are treated as offenders. गरीब की क्या गलती, गरीब बच्चे की क्या गलती? ये सवाल मेरे मन में आया और मैंने कुछ काम शुरू किया। जब मैं 11 साल का था तो मैं एक ठेला लेकर अपने एक दोस्त के साथ सड़क पर निकल पड़ा पुरानी किताबें इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि पुरानी किताबें पास होने वाले दिन के बाद बेकार चली जाती हैं। और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने स्कूल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनके पिताजी टेक्स्ट बुक का इंतजाम नहीं कर सकते थे। और मैंने हिम्मत किया थोड़ा सा समाधान ढूंढने। When you start with a question, you should not remain strict to that question. You have to find answer to that question in yourself and in surroundings. सब सवालों के जवाब हमारे अंदर हैं। हमने जब हिम्मत करके सड़क पे कहा, बाबूजी, बहनों, भाइयों, अंकल, आंटी, बधाई, आज से आपके बेटे पास हो गए हैं, बेटियां पास हो गई हैं, लेकिन उनकी किताबें बेकार चली जाएंगी, मेरे इस ठेले में दे दीजिए। ये ठीक 50 साल पुरानी बात है। हमने 5 घंटे के अंदर लगभग 2500 किताबें इकट्ठी कर ली। और साल भर के अंदर हमारे शिक्षकों ने, दूसरों ने, शहर के लोगों ने मदद किया और 10,000 से ज्यादा टेक्स्ट बुक इकट्ठी हो गई और किसी भी लड़की या लड़के को विदिशा में स्कूल नहीं छोड़ना पड़ा। किताब के लिए लेकिन जो बीज मेरे अंदर पैदा हुआ 5 साल की उम्र में, मैंने बाल मजदूरी के खिलाफ, बाल बच्चों की गुलामी के खिलाफ जो संघर्ष शुरू किया, उस वक्त भारत और दुनिया में कोई उस मुद्दे पर काम नहीं करता। लोग सोचते थे गरीब के बच्चे हैं। मैं कहता था गरीब के बच्चे हैं, लेकिन उनको शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए। बगैर शिक्षा के न तो समाज बदलेगा, न व्यक्ति की जिंदगी बदलेगी। और ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर स्वतंत्रता नहीं है उनको, तो स्कूल कैसे जाएंगे? कौन ले जाएगा स्कूल? हमें कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त कोई काम नहीं करता था। कोई एक किताब नहीं लिखी गई थी, एक लेख नहीं लिखा गया था, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं हुई थी, कोई कानून नहीं था देश के अंदर। 1980 में जब मैंने इंजीनियरिंग का अपना नौकरी छोड़ी, मैं ट्रांसफॉर्मर डिजाइन इंजीनियर था, वो मेरी पढ़ाई के बाद का स्पेशलाइजेशन था और पढ़ाता था मैं यूनिवर्सिटी में। तो सब लोग मुझे मजाक किए, कुछ लोग बहुत
दुखी हुए। मेरी माँ विधवा थी, हमारे पिताजी का स्वर्गवास बहुत बचपन में हो गया था, और माँ, जैसा मैंने कहा कि हम लोग अमीर नहीं थे, भले गरीब ना हो, लेकिन उनका सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं और जिंदगी अच्छी सुधारूं। हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में कोई इंजीनियर नहीं था उन दिनों, 40 साल पहले। तो जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी हिम्मत करके, I followed my heart, I followed my passion. And I was determined in myself that I am going to find a solution to this problem, which is not yet perceived or yet recognized as a problem in India or anywhere in the world. People thought that slavery has been abolished. But I was talking to establish that no, this is slavery. We are the great nation. What is our heritage of Buddha and Gandhi, Vivekananda, Swami Dayananda? What is our heritage? Guru Nanak Dev, Guru Gobind Singh, Mahavir Swami, this is our heritage. And how can we allow this to happen in a country where the dreams of children are denied, when the freedom of children are denied, and we consider children as the dreams of God? And I tried to find the answers. I shifted to Delhi after giving up my career, started a magazine called Sangharsh Jari Rahega. So the media people, I come from your family too, not only from the youngsters and engineers family. और तब अचानक एक आदमी जिसकी बेटी को बेचा जाना था ब्रॉथल पर, वो मेरे दरवाजे को खटखटाया दिल्ली में। उसका नाम बासल खान था। बासल खान ने बताया कि किस तरह उसकी छोटी सी लड़की 15 साल की गुलामी में पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई ईंट के भट्टे पर, और अब दिल्ली के कुछ दलाल आकर उसको खरीदना चाहते। जब मां ने देखा कि कुछ अपरिचित आदमी उसका सौदा कर रहे हैं, सौदा महंगा था, उन लोगों ने खरीदा नहीं, दोबारा आने की बात कही, तो सोचिए कि माँ और बाप पर क्या गुजरी होगी। वो बाप जानता नहीं था कहाँ जाना है, एक ब्रिक लोडेड ट्रक में बैठ के बाहर चल पड़ा, और वो ईंट भट्टे से, ईंटों से भरा हुआ ट्रक चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ में धक्के खा रहा था वो। किसी ने बताया कि आप जाइए, कैलाश सत्यार्थी नाम का एक आदमी एक मैगजीन निकालता है, वो तुम्हारी कहानी इसमें छापेगा, बिकॉज दैट मैगजीन वाज सोली डेडिकेटेड फॉर द कॉज ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल इन द कंट्री। तो वो इस उत्साह से, उससे आया, आशा से। और विश्वास कीजिए कि जब मैं उस बाप की कहानी लिख रहा था अपने कागज पर, तो मेरे मन में आया कि अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं लिखा पढ़ी नहीं करता कागज पर और इंतजार नहीं करता। मैंने एक बाप की तरह सोचा। मैंने सोचा कि अगर ये मेरी बहन होती, मेरी आयु 26 साल की थी तब, तो मैं क्या करता। मैंने उस बेटी की तरह सोचा कि अगर मुझे कोई खरीद कर, मेरी पत्नी को कोई खरीद कर ले जा रहा हो इस तरह, तो मैं क्या करूं। चुप नहीं हूं। मैंने अपनी कागज कलम अलग रख दी और बासल को कहा, चलो तुम्हारी बेटी साबो को हम बचाएं। मैं अपनी नौकरी धंधा सब छोड़कर दिल्ली में आके रह रहा था। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे। 2-4 दोस्तों को इकट्ठा किया। सुमेधा जी को मैंने कहा कि तुम्हारे शादी के कुछ एकाध गहने, चूड़ियां वगैरह हैं, उनको बेचेंगे और एक ट्रक किराए पर लेंगे और वहां जाएंगे। मेरे दोस्तों के साथ मैं जाऊंगा, उस बेटी को जरूर छुड़ाऊंगा। मित्रों, जिस दिन मैं वो नोबेल प्राइज दे रहा था उस मंच पर, और भारत में पैदा होने वाले किसी पहले भारतीय को ये पुरस्कार मिल रहा था, तो मुझे साबो याद आई, बासल खान याद आया, जिस पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी तक का नाम, हमारे लगभग 6 प्रधानमंत्रियों का नाम 5-5, 6 बार चला। जब मेरे जैसे साधारण आदमी का नाम वहां पुकारा गया, तो मुझे देश के तमाम महापुरुषों की याद आई, लेकिन ऐसे बच्चों की याद नहीं आई। खैर,
मैं वहां गया और बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथियों को हमको पीट कर भगा दिया गया। हम खाली हाथ वापस आए। लेकिन मैं कभी असफलता में खाली दिल वापस नहीं आता, because I strongly believe, and dear friends, you must believe in yourself, that every solution of any problem, solution of every problem lies in the womb of the problem itself. You should have that courage to find that problem and the solution, and you will find the solution within the problem. मित्रों, मैं कुछ दोस्तों से मिला दिल्ली लौटकर। उन्होंने कहा हैबियस कॉर्पस एक तरीका है, उसके माध्यम से कोर्ट में जाया जा सकता है। हम चले गए और उस दिन न केवल उस बच्ची को और उसके परिवार को, बल्कि 36 बच्चों को, औरतों को हमने वहां से मुक्त कराने में सफलता पाई। लेकिन let me also share with you one thing, that the moment I freed them, I realized that I'm not freeing anyone. Rather, they are freeing me. मैं किसी को आजाद कराने वाला कौन होता हूँ? आजादी तो परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है। अगर हम उसे हासिल कराने में थोड़ी बहुत भूमिका अदा करते हैं, तो हम खुद भीतर से आजाद होते हैं। आप किसी की मदद कीजिए, आप किसी को मुस्कुराइए, आप कुछ बेहतर कीजिए समाज में, राष्ट्र के लिए कोई बढ़िया काम कीजिए, तो आपको भीतर से जो सुकून मिलेगा उसकी कोई तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। कितना ही पैसा कमा लीजिए, कितना ही नाम कमा लीजिए, कितने ही बड़े पद पर बैठ जाइए, आप किसी रोते हुए बच्चे को हंसाइए। हमारे यहाँ कहा गया, घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत वक्त हो रहा है, लेकिन मैं इसको समराइज करते हुए एक दो बातें कहता हूं। कह दूं या सबको भागना है? भूख लगी है। अरे यार धीरे से बोले हमारे नौजवान, मैं तो हट रहा हूं। तो ये ऊपर वाले नहीं बोल रहे। क्या है, मेरा काम तो पूरा हो गया, मैं तो भाग जाऊंगा। 2-4 मिनट और ले लूं मैं। सारी बातें कहिए आप, सारी बातें। बहुत धन्यवाद। देखिए, एक आवाज में इतना दम है कि बाकी आवाज से ज्यादा हो गई ना। मैं कई बार कहता हूं कि मैं घड़ी के सुइयों के बदलने का इंतजार नहीं करता, मैं तारीख बदलने में यकीन करता हूं और उसका इंतजार करता हूं। हमने जब से उनको छुड़ाया, तब से एक नई दिशा हमको खुद मिली, रास्ता खुद मिला। हमारे पास फोन आने लगे, हम दूसरे बच्चों को आजाद कराने लगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि ये बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर और दुनिया के अंदर। और आज भी आप देखिए कि दुनिया में 210 मिलियन, 210 million adults, young people like you are jobless. And the number is growing everywhere in the world, including India. 21 करोड़ बेरोजगार और लगभग 17 करोड़ बच्चे पूर्णकालिक रोजगार। तो हर एक बच्चे को अगर रोजगार ना मिलता, रोजगार होता तभी तो मिला। Every child is occupying the job of an adult person, and that adult could be the very father or mother of that child. That business circle has to be broken. Globally speaking, also, that 63 million children about 60 million children in the world who are supposed to be in primary schools are not there. They have not seen the school in their life. And another 200 million children below the age of 18 or those
who might have gone to school but dropped out before attending their primary or upper primary school. तो 21 करोड़ बेरोजगार, 17 करोड़ बाल मजदूर और लगभग 26 करोड़ नौजवान और बच्चे, किशोरियां किशोर स्कूलों से बाहर। इस दुष्चक्र को समझा जाए। There was a myth that the poverty perpetuates child labor, child slavery, child trafficking. And the reality is that the child labor perpetuates unemployment and poverty, vis-a-vis illiteracy. We have to understand that we live in a world where education is key to all kinds of personal, social, and national global success story. You cannot think of inclusive development. You cannot even think of inclusive and transparent democracy. You cannot think of sustainable growth. You cannot think of gender justice. You cannot think of any social equality and equity in society without an education. Education is the key to all these things. And education has a strong economic imperative also. There is a World Bank report which has been released recently, and there was a research conducted across 50 countries. 50 countries over the last 20 years. 20 साल में 50 देशों में उन्होंने अध्ययन किया। और ये हैरानी हुई जान के लोगों को कि एक साल अगर वहां के सारी जनता को, किसी भी गरीब देश की सारी जनता को एक साल की प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, वो 0.37% हर साल बढ़ता है। अगर 10 साल तक बच्चों को पढ़ा दोगे, सबको पढ़ा दोगे 10 साल में, तो किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ विल इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 4% a year. तो इकोनॉमिक इंपरेटिव बहुत बड़ा है। Any country, there's another part of that report. One of the findings of the report is that if a country's 60% population is not properly educated, then you cannot sustain your economic growth. तो पढ़ाई जरूरी है, लेकिन बाल मजदूर इतने सारे हैं, बच्चों से इतनी सारी गुलामी कराई जा रही है, होगी कैसे पढ़ाई? हमने फैसला किया कि हम दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हमने एक यात्रा की शुरुआत की, जिसका जिक्र हुआ मेरे अभी परिचय में, कि ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। लोगों ने कहा, कैलाश जी आप पागल हो गए हो, आप कह रहे हो कि दुनिया में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप जाओगे और आपके साथ बच्चे जाएंगे, इस मांग को करते हुए कि दुनिया में एक कानून बनना चाहिए। आप सुन के हैरान होंगे कि 1998-99 तक संसार में बच्चों की गुलामी, बाल वेश्यावृत्ति, बच्चों की खरीद फरोख्त के लिए एक कोई संयुक्त कानून नहीं बना। इतनी सारी प्रगति दुनिया ने कर ली, लेकिन एक कानून नहीं था। हम लोगों ने यात्रा की और वो यात्रा 6 महीने तक दुनिया के 3 कोनों से चल के जिनेवा में आई, संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन तक पहुंची, हमें अंदर बुलाया गया। हमारी यात्रा 103 देशों से गुजरी। 71 presidents, prime ministers, kings and queens have participated in that. करीब 15 मिलियन, 1.5 करोड़ लोगों ने कुल मिलाकर उसमें हिस्सेदारी की, इस मांग के साथ कि हमें अंतरराष्ट्रीय कानून चाहिए। और जब मुझे उन्होंने मंच पर बुलाया अपनी बात कहने के लिए, तो मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक एक ही बात कही कि अगर दुनिया इतनी गरीब है कि अपने बच्चों, अपने सगे बच्चों के हाथ से बंदूकें और औजार छीनकर उनके बदले में खिलौने और किताबें नहीं दे सकती, तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्मों, हमारे कानूनों, हमारे संविधान पर हमें लानत होनी चाहिए। I believe in anger, and that anger is an energy. Energy has to be protected and preserved properly. It should not be wasted
in hatred should not be wasted. The anger, energy of anger should not be wasted in revenge and violence. We should keep it present. We should keep this anger to question all odds, and we should try to find answer to that energy of anger. हम लोग कर सकते हैं। हमारे उस गुस्से को जो मैंने, उस सवाल को जो मैंने 5.5 साल की उम्र में देखा, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के ILO की जनरल असेंबली में मैंने ये बात बोली, आई टेल यू कि दुनिया के राष्ट्र के सरकारों के जो नेता थे वहां उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने आप को झांक कर देखा और उसी वक्त कहा कि हम 1 साल के अंदर ये कानून बना देंगे। 1 साल के अंदर वो कानून बना। 1 साल के अंदर वो कानून बना जो ILO कन्वेंशन ऑन वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर है। और उस वक्त दुनिया में 26 करोड़ बाल मजदूर थे, जिनकी संख्या आज घटकर लगभग 16.5-17 करोड़ रह गई। We can do it. You can do it. भारत में जब हम बच्चों को छुड़ाते थे और स्कूलों के हाथ जोड़ते थे, मास्टरों के, हेड मास्टरों के, कि इनको दाखिला दे दो, ये छूटे हुए बंधुआ बच्चे हैं, तो हमें भगा दिया जाता था। मुझे भगा दिया गया। मैं उन घटनाओं को विस्तार से नहीं जिक्र करूंगा। मैंने अपनी इज्जत बेइज्जती नहीं समझी, लेकिन मुझे गुस्सा आया और मैंने हाथ जोड़कर जब पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारे संविधान का मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे वकीलों ने कहा। मैंने अपने दोस्तों से कहा 2001 में एक चिट्ठी लिख के दी उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया गांधी जी को। मिला मैं जाके इन लोगों से, राष्ट्रपति जी से मिला और कहा कि हम मांग करते हैं कि भारत के संविधान में परिवर्तन किया जाए, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। अब कौन सुनता था? हमने कन्याकुमारी से स्वामी विवेकानंद का जो स्टेचू है वहां से शुरू की यात्रा और कश्मीर तक जाके और फिर दिल्ली तक लौटे 6 महीने तक। 163 पार्लियामेंट मेंबर्स अलग अलग पार्टियों के उसके शामिल हुए और जब हम दिल्ली पहुंचे तो लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने स्वीकार कर लिया कि हम संविधान में संशोधन करेंगे। You can achieve it, my friends. You can achieve it. I summarize by saying that a child is inside each one of you. If you have quest for freedom, if you hunger to learn something, if you have simplicity, if you are transparent with your own friends and family members and your surroundings, if you have quality of forgiveness, आप दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, दूसरों से दोस्ती कर सकते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसलिए नहीं है कि आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं या बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो समझिए कि आपके अंदर अभी भी एक मासूम बच्चा जिंदा है। मेहरबानी करके उस बच्चे को मारने मत दीजिए, और खासकर हमारे नौजवान लोग। Don't compromise on principles. Those who clap from outside, sitting on the rings, outside the periphery, बाहर बैठ के जो तालियां बजाते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, वो कभी इतिहास नहीं लिखते। The history is always created by those who dare to jump in the ring, inside the ring, without caring whether there is rules or not. आप उनमें से एक हैं। आप जाइए, आज मेरी बात मानकर जाइए। आप आज अपने चेहरे को देखिए शीशे के सामने खड़े होकर। आप इतिहास की रचना करने वाले नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, जो मानते हैं कि सिर्फ आप करियर के लिए पैदा हुए हैं, जो मानते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं, जो मानते हैं और आपको बताते रहे हैं कि ज्यादा नंबर लेकर आप ज्यादा बड़ी पोस्ट पर जाने के लिए पैदा हुए हैं। वो आपके हितैषी हैं, लेकिन वह आपको वो इतिहास पुरुष की तरह नहीं देखना चाहते। वो आपको भीड़ का एक हिस्सा बना के रखे हुए हैं। उस भीड़ से ऊपर उठिए, भारत को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाइए।
आज हमारी बेटियां जब असम से लाके और जानवरों से कम कीमत में बेची जाती, जब हम बेटियों को छुड़ाते हैं तो पूछते हैं अपने आप से कि आखिर किसकी बेटी है। सीरिया का जब हम फोटो देखते हैं कि एक 12 साल की लड़की को जिसे सिगरेट से भी कम कीमत में आईएसआईएस के लोगों ने बेचा, वेश्यावृत्ति कराने के लिए बेचा, और वो लड़की अपने ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर पाई तो पहले से तैयार एक ग्रेव, एक उसके अंदर दफन कर दिया गया, गड्ढे के अंदर फोटो रिलीज कर दिया गया। वो किसकी बेटी? 6-6 साल की, 7-7 साल की हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है देश की राजधानी में। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, किसकी बेटियां हैं ये सब? स्कूलों में छेड़खानियां हो रही है, किसकी बेटियां हैं, किसकी बहनें हैं ये सब? एक बच्चे के हाथ में बंदूक पकड़ा दी, 12 साल के बच्चे के हाथ में, सीरिया में, अफगानिस्तान के, इराक के बॉर्डर पर, और वो बच्चा बंदूक चला के दुश्मन को नहीं मार पाया, कथित दुश्मन को, उस बच्चे को जिंदा कब्र के अंदर दफना दिया। ये किसका बेटा है, किसका भाई है? Be angry for that, because they are all our children, they are all our children, they are all our children. हमें हमारे संस्कार ने सिखाया, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत ही तंग दिल वालों की कहानी है। जिनके दिल बड़े हैं, जो भारत की इस धरती पर, इस मिट्टी पर, इस डीएनए के साथ पैदा हुए हैं, उनके लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। उस परिवार को हम बताते रहेंगे। सपने के साथ आप चलिए, सपने के साथ आप खड़े होइए। मित्रों, बहुत जल्दी ही मैं संसार का सबसे बड़ा युवा अभियान शुरू करने वाला हूं, और आपके लिए अच्छी सूचना। This is the campaign which we call 100 million for 100 million. 100 million young people in the world are victims of acute poverty, slavery, illiteracy, malnutrition, all these kind of things. But on the other hand, 100 million young people like you and you and you, full of energy and full of idealism, full of morality, to do something good for the betterment of society. दुनिया को बेहतर बनाने का जज्बा आपके अंदर है। आप लोगों के लिए मैं नेतृत्व देखना चाहता हूं, नेतृत्व आपके हाथ में देना चाहता हूं। 100 मिलियन यंग पीपल लाइक यू, आपकी तरह के 10 करोड़ नौजवान, नवयुवतियां, बच्चे, they should become the spokesperson, leaders and change makers for those 100 million left out children in the world. नहीं बजाने से काम नहीं होगा। आप तैयार हैं इसके लिए? हाथ ऊपर करके ही करिए। हाथ ऊपर कीजिए, जोर से जरा देखूंगा। भाई, मैंने ये नहीं कहा कि एक हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ ऊपर नहीं कर सकते आप लोग। हमारे बुजुर्ग लोग सोच रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया। मैं जब तक इन नौजवानों को पूरी दुनिया का सिरमौर नहीं बना देता, तब तक मेरे अंदर बुढ़ापा नहीं आएगा। आपके अंदर बुढ़ापा कैसे आएगा? जो शुरुआत मैंने की है, भारत माता के बहुत साधारण पुत्र के नाते उस मंच पर खड़े होकर पुरस्कार लेने का मैं देखना चाहता हूं कि भारत के नौजवान नोबेल शांति पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार लेकर जब आएंगे तो JKU में आपकी बड़ी बड़ी तस्वीर यहां टांगी जाएगी। वो दिन देखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका बहुत हक लिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much.
Thank you very much, sir, for your highly inspiring address and touching us at our hearts, minds, and soul. Sir, we promise you that the JKB fraternity will follow the light shown by you, and in your own words, संघर्ष जारी रहेगा until we liberate the last child on the street. Thanks once again. I now request Shri Kailash Satyarthi ji to take a quick couple of questions from the audience. Sir, please. One or two. हमारे बड़े भाई सिंघानिया जी कह रहे हैं कि अब यहीं बैठिए, आपका आदेश मैंने नहीं माना, लेकिन बड़े भाइयों का प्रेम होता है ना कि आराम से बैठ के अपने छोटे भाइयों को मदद करें। लेकिन मैं यहाँ आ गया क्योंकि मैं नौजवानों के साथ सीधा मुखातिब होकर बात करना चाहता हूँ। कोई सवाल है? Sir, as a youth of India, as a youth of our country, sir, how will you guide us and motivate us so that we can take up similar social issues in our country? Thank you. What I did was not enough. Do you need some more motivation? Let me tell a poem in Hindi, poetry. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए। Did you raise your hands for this 100 million campaign? Yes, that's fine. So you are going to be a part of the change maker. Any other question? Ji. Sir, you told us about anger management, right? Sir, एक दफा APJ अब्दुल कलाम साहब ने ये बात कही थी कि शांति स्थापित करने की बात हमेशा ताकतवर और मजबूत के होठों से ही अच्छी लगती है। तो आपका परसेप्शन क्या है इस बात? ये बहुत पुरानी एक कविता का ही अंश है जो उन्होंने अपने भाषा में अंग्रेजी में शायद कहा होगा, लेकिन वो था कि क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उस ताकतवर सांप को नाक को क्षमा अच्छी लगती है जिसके पास कसने की ताकत हो। तो बात तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता नहीं हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग सोच का आदमी हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ, मैं उल्टी बातें सोचता हूँ। मैं मानता नहीं हूँ कि कोई भी कमजोर है। मैं जितनी बात कह रहा हूँ आपके भीतर की उस डिवाइन पावर को, उसके भीतर आपके भीतर की युवा शक्ति को ललकार रहा हूँ जिसको आप पहचान नहीं रहे। इसलिए अगर आप किसी को क्षमा करें, चाहे आप शांति स्थापित करें अपनी निजी जिंदगी में, तो आप पावरफुल हैं। और भारत एक महान राष्ट्र है, बहुत शक्तिशाली देश है। अगर वो शांति स्थापना चाहता है तो किसी को क्षमा करता है, तो ये हमारी परंपरा का, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हमने हमेशा क्षमा किया है, हमने हमेशा शांति की स्थापना की कोशिश की है। लेकिन जब गलत होता है, सिर से ऊपर पानी गुजरता है, तो इसी देश में कंस का वध भी होता है, इसी देश में महाभारत भी होता है, इसी देश में रावण का वध भी होता है। इस देश की परंपरा ये भी रही है, लेकिन वो शांति की स्थापना के लिए होता है। लास्ट क्वेश्चन। सर पहले ये बहन पूछेगी, अभी सब लड़कों ने पूछा है, लड़कियां कहाँ पीछे, क्यों मैं लड़कियों? मैं अपनी बेटी को ये कहता था सवाल पूछ बचपन से, तो वह इतना ज्यादा सवाल पूछने लगी कि एक दिन अचानक एक लड़के के साथ सुमेधा जी के पास, वो मेरे पास आ गई कि इस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ। तो हम लोगों ने बहुत जोर शोर से उसकी शादी कर दी। वो ISB से पढ़ी हुई है, कहीं बढ़िया जॉब पर भी अमेरिका में पढ़ के आई है, लेकिन सवाल पूछती थी। तुम लोग सवाल पूछो, ऐसे ही चले जाना किस दिन अपने पिताजी के पास। हाँ जी, यस। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि
मॉर्निंग में हम निकलते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं, 20-22 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हर चौराहे पर ड्यूटी टाइम की तरह ही बिल्कुल जो एक बड़ी फिक्स्ड भिक्षावृत्ति है, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए। मैंने कई बार बच्चों से बात को करने की कोशिश की, छोटे छोटे काम मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ठीक जगह है मैं उसे शेयर भी करूँ, क्योंकि वो बहुत छोटी चीज़ है, वो मेरे सेटिस्फेक्शन की चीज़ है। मुझे ये कहा गया, मैडम आप इन चक्करों में मत पड़िए। मतलब वो बिल्कुल, चाहे वो शनिदेव, वो अब आज ही देख लें सुबह को इतने छोटे छोटे बच्चे, वो क्या शनिदेव जानते हैं, वो हाथ में वो ये सब, उसके लिए क्या कोई कानून है? उस दिशा में कैसे काम किया सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पहले कोई स्पष्ट कानून नहीं था, लेकिन अभी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नया बना है, किशोर न्याय अधिनियम, उसके बनाने में हमारे संगठन की बहुत भूमिका रही है, बल्कि उसका ज़्यादातर हिस्सा हमारे वकीलों ने लिखा है। और उसके जो रूल्स हैं अभी, उसमें बहुत मजबूती के साथ एक कानून का हिस्सा है कि चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिनको संरक्षण की और हिफाजत की जरूरत है। तो ये जितने बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, इस तरह के बच्चे हैं, वो उस कानून की दायरे में आएंगे, जिसका लाभ उनको मिलेगा। सरकार की जिम्मेवारी होगी, राज्य और केंद्र सरकारों की, कि उन बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा का प्रबंध करेंगे कानूनन। तो इन बच्चों को अधिकार मिल गया है। और आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप कभी भी ऐसे चौराहों पर छोटे भिखारियों को भीख न दीजिए, क्योंकि वो और बड़े भी कई बार नाटक करते हैं लंगड़ा लूला होने का, कुछ करने का, कई बार उनको कर भी दिया जाता है। तो अगर आप भीख देंगे तो इस धंधे को आप प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं जाता बच्चों के पास। आपकी करुणा, आपकी दया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसको हमें ठीक ढंग से करना है। पुलिस वाले भी होते हैं सर, तो पुलिस वाले भी कई बार पुलिस वाले भी उसका लाभ उठाते हैं, इसीलिए धंधा चलता है। आप उसको रोकिए। और यहाँ पर अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज जो हैं, वो उस कानून के अंतर्गत अधिकृत की गई हैं, CWC। आप उनको कहेंगे, उनको करना पड़ेगा। अगर कहीं बच्चे को जरूरत देंगे, आप 100 नंबर पुलिस पे करेंगे, खुद आगे बढ़ के कुछ ना कुछ खुद को करना पड़ेगा। Your compassion should not remain inside you. The compassion has to be translated into daring action sometimes. उसमें कुछ ये होगा, लेकिन हिम्मत करके बोलिए तो करिए, होगा उसका परिणाम। मैं आपको बता दूं कि भारत में 11 बच्चे हर घंटे गायब किए जाते हैं, और उनकी माएं, उनके पिता सालों तक इंतजार करते हैं। दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, होली, ईद, मुहर्रम कुछ नहीं मना पाते। इंतजार करते हैं कि शायद इस मुहर्रम पर, इस ईद पर आ जाए बच्चा, इस दिवाली पर आ जाए, लेकिन आ नहीं पाता है। कौन जानता है कि झारखंड या आंध्र प्रदेश के किसी बच्चे को लाके और यहाँ जयपुर के चौराहों पर भीख मंगवाई जा रही हो। तो इसके खिलाफ आवाज़ सबको उठानी चाहिए। और ये जो 100 मिलियन कैंपेन होगा, इसमें हम लोग ऐप्स वगैरह बनाएंगे, वो एक वेबसाइट होगी, और ऐप्स के जरिए आप ऐसी सूचनाएं जब भी देंगे, फोटो या सूचनाएं, वो तुरंत एक सेंट्रलाइज जगह पर आएगी और वहां से उसकी प्रोसेसिंग काम शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों के हाथों में वो